हेलो, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 की जो कार्य पुस्तिका है उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। पाठ का नाम है पदार्थों का पृथक्करण। हमें अक्सर चीजों को अलग अलग करना पड़ता है, जैसे चावल में से कंकड़ अलग करने पड़ते हैं, भुट्टे में से दाने निकालना, मटर की फली में से मटर के दाने निकालना, ये सब हमें अलग करने पड़ते हैं। तो इसमें प्रश्न नंबर 1 है, इनके अलावा हम और कहाँ कहाँ चीजों को अलग करके काम में लेते हैं। उत्तर है, लस्सी से मक्खन निकालना, चाय से चाय पत्ती अलग करना, फलों के बीज अलग करना, सब्जियों के छिलके अलग करना और रेती से कंकड़ निकालना। प्रश्न नंबर 2 है, हमें चीजों को अलग अलग करने की जरूरत क्यों होती है। तो उत्तर है, पदार्थ में मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को अलग करने हेतु। कि जो पदार्थ होते हैं उनमें कई बार हानिकारक पदार्थ भी मिक्स हो जाते हैं या हमारे लिए जरूरी नहीं होते, उपयोगी नहीं होते, वो पदार्थ भी मिक्स हो जाते हैं। तो उनको अलग करने के लिए हमें पदार्थों को अलग अलग करने की जरूरत पड़ती है। दूसरा है, उपयोगी पदार्थ प्राप्त करने हेतु। जैसे दो दो चीजें मिक्स हो जाए, मान लो पानी में रेत मिक्स हो जाता है, तो हमें पानी की जरूरत होती है, पानी हमारे लिए उपयोगी होता है, तो उसको प्राप्त करने के लिए भी हमें पदार्थों को अलग करने की जरूरत होती है और इससे समय की बचत भी होती है। तो तीसरा लिखेंगे, समय की बचत होती है। प्रश्न ग है, तुम्हारी माँ चावल को साफ करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाती है। तो इसका उत्तर है, हस्तचयन विधि द्वारा कंकड़ अलग करना। पहले तो चावलों को साफ करने के लिए पहले देखते हैं उसमें कोई कंकड़ वंकड़ तो नहीं है, और अगर है तो हस्तचयन विधि से उसको अलग किया जाता है, हाथों से चुन चुन कर उन कंकड़ों को निकाल दिया जाता है। उसके बाद चावलों को धोया जाता है, चावलों को धोकर उसमें मिट्टी और गंदगी मिक्स हो जाती है और फिर उसको निस्तारण विधि से गंदगी और पानी से अलग कर दिया जाता है चावलों को। तो ये विधियां यूज की जाती हैं। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे सारणी में कुछ उदाहरण दिए हैं, क्या तुम बता सकते हो कि इनमें से कौन से भाग को हम काम में लेते हैं और कौन से भाग को फेंक देते हैं। तो ये उदाहरण दे रखे हैं। पहला है कंकड़ भूसे वाले चावल, मतलब कंकड़ है और भूसे वाले चावल। तो इनमें से जो काम आने वाला भाग है वो है चावल, और नहीं काम आने वाले भाग कौन से हैं, कंकड़ और भूसा। दूसरा है भूसे वाले गेहूं, तो इसमें काम आने वाले हैं गेहूं और नहीं काम आने वाला भूसा। और तीसरा है नारियल, जो नारियल होता है उसके अंदर का जो कच्चा नारियल होता है, नारियल गिरी बोलते हैं, वो तो हमें काम में लाते हैं, काम में लेते हैं, लेकिन जो उसका खोल होता है, एक तो हार्ड सी जो चीज होती है वो, और उसके ऊपर जो रेशेदार हिस्सा होता है जिसे नारियल की जटा बोलते हैं, वो हमारे काम में नहीं आता है। और 4 है बीज वाले फल, तो इसमें फल तो काम आते हैं और बीज काम नहीं आते हैं। गतिविधि 1 है, नीचे दिए गए चित्र में किसान अनाज को सूखी बालियों से अलग कर रहा है। जो अनाज की बाल होती हैं, सूखी बालियां, उनसे अनाज को अलग कर रहा है। तुमने भी कभी ऐसा होते हुए देखा होगा। तो क्या है, किसान अनाज को सूखी बालियों से कैसे अलग करता है। तो ये एक पत्थर है, हार्ड सा पत्थर होता है यहाँ पर ये, और इनसे जो अनाज की बालियां हैं इनको ऐसे पीट पीट कर अनाज को अलग किया जाता है। अनाज अलग हो जाता है और ये डंडियां अलग रह जाती हैं। सूखे पौधों की डंडियों को पत्थर से पीट पीट कर अनाज को अलग किया जाता है। इस विधि को क्या कहते हैं। तो इस विधि को थ्रेसिंग कहते हैं। गह है, इस अनाज को हम सीधा उपयोग क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें एक तो भूसा होता है और जब इसको पत्थर से पीटा जाता है तो देखिए यहाँ पर आसपास में अगर यहाँ पर मिट्टी है, कंकड़ वंकड़ है, तो भी ये भी इसमें मिक्स हो जाते हैं, तो इसलिए इसको सीधे ही उपयोग नहीं किया जा सकता। तो दूसरा लिखेंगे, इसमें कंकड़ भी होते हैं। पदार्थों को अलग अलग करने के लिए हम पृथक्करण की कई विधियों को काम में लाते हैं। पृथक्करण की विधियां मतलब पदार्थों को अलग अलग करने की विधियां। जैसे चाय को छानते हैं हम, उस चाय पत्ती और चाय को अलग किया जाता है। गेहूं बीनना, गेहूं में से कंकड़ पत्थर अलग किए जाते हैं। गतिविधि 2, नीचे पृथक्करण की कुछ विधियों के नाम और चित्र दिए गए हैं। रोजमर्रा के जीवन में तुम इन विधियों का उपयोग और कहाँ कहाँ देखते हो। तो पृथक्करण की कुछ विधियों के नाम दे रखे हैं, जैसे छानना, चाय छानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और नींबू पानी छानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और अगर पानी में रेत मिला हो तो उसको भी छानने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद चालन विधि है। देखिए चालन विधि और छानना में फर्क है।
छानने में जो लिक्विड चीज़ें होती हैं, द्रव होती हैं, उनको छाना जाता है। और चालन विधि में जो ठोस चीज़ें होती हैं उनको छाना जाता है। तो चालन विधि है जैसे गेहूं को छाना जाता है, गेहूं का चालन किया जाता है, दाल चावल इनसे कंकड़ अलग करने के लिए इनको छाना जाता है, उसको चालन विधि बोलते हैं। रेत से कंकड़ पत्थर अलग करना, आटे से चोकर अलग करना। इसके बाद है ग हस्त चयन, हाथ से बीनना, गेहूं से कंकड़ अलग करना, चावल से कंकड़ पत्थर अलग करना, जैसे ये यहाँ पे कर रही है। गतिविधि 3। अब रेखा क्या करे। रेखा बाजार से चावल लेकर आती है और रास्ते में उसके चावल नीचे गिर गए और उसमें रेत मिल गई। रेखा चावल को रेत से अलग कैसे करे। तो ये चालन विधि से करे, क्योंकि चावल मोटे होते हैं और रेत पतला होता है, तो जो छलनी होती है उसमें से उसके जो पतले पतले छेद होते हैं उसमें से रेत नीचे निकल जाएगी और यहाँ पर चावल जो मोटे मोटे होते हैं वो चावल ऊपर रह जाएंगे। तो चालन विधि द्वारा इसको अलग किया जा सकता है। क्या इस विधि से चावल से कंकड़ निकाले जा सकते हैं। नहीं, चावल में अगर कंकड़ भी होंगे तो वो भी काफ़ी मोटे मोटे होते हैं, तो उनको चालन विधि से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि कंकड़ों की आमाप बड़ी होती, कंकड़ बड़े बड़े होते हैं। चावल और कंकड़ में से वो नीचे छनकर कंकड़ नहीं निकल सकते, उनको हस्त चयन विधि से ही अलग किया जा सकता है। गह, ऐसा सबके साथ होता है, तुम्हारे साथ भी कभी हुआ होगा। क्या हुआ, तुमने कैसे उपयोगी पदार्थ अलग किया। एक बार गेहूं नीचे गिर गए थे तो उससे रेत चालन विधि द्वारा अलग किया। मतलब एक बार आते आते कई बार सबके साथ हो सकता है ये, तो कोई भी वस्तु नीचे गिर जाती है और उसमें कुछ दूसरी वस्तु मिक्स हो जाती है, दूसरे पदार्थ मिक्स हो जाते हैं, उनको अलग करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। तो गेहूं अगर नीचे गिर जाता है, उसमें मिट्टी मिल गई, तो उसको चालन विधि द्वारा गेहूं रेत को अलग किया गया। फल और सब्जियां गिर गए थे तो उनको धोकर गंदगी को उनसे अलग किया गया। दांडी यात्रा। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने एक अनोखा अहिंसक आंदोलन शुरू किया। यह आंदोलन अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को नमक नहीं बनाने देने और उस पर कर देने के विरुद्ध था। मतलब अंग्रेजों ने मना कर दिया था कि कोई भी भारतीय नमक नहीं बनाएगा और उस पर हमें टैक्स भी देंगे। तो इसके लिए गांधी जी ने साबरमती आश्रम से शुरू कर गुजरात में दांडी के समुद्र तक 141 मील की दूरी 24 दिनों में पैदल चलकर पूरी की। इस यात्रा में गांधी जी जहां जहां से गुजरे लोग उनके साथ जुड़ते गए। इस आंदोलन को नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। यह आपने हिस्ट्री में, इतिहास में जरूर पढ़ा होगा। ये देखिए यहाँ पर नमक बनाया जा रहा है समुद्र के किनारे, ये नमक है। गतिविधि 4। नमक को समुद्र के जल से प्राप्त किया जाता है। इसके लिए नमक के बड़े बड़े खेतों में समुद्र के पानी को सुखाकर नमक बनाया जाता है। जो समुद्र का पानी होता है उसको सुखाया जाता है और उससे पानी ऊपर उठ जाता है और नमक नीचे रह जाता है। समुद्र के पानी से नमक बनाने की जो विधि है वो कौन सी विधि का प्रयोग हो रहा है। तो यह वाष्पन विधि, क्योंकि पानी ऊपर उड़ जाता है और नीचे नमक रह जाता है। गतिविधि 5। राजू की मदद। राजू की गलती से रमा के पीने के पानी के घड़े में नमक की थैली गिर गई। राजू की गलती से, जो रमा है उसके पास पानी था पीने का, उसमें नमक गिर जाता है राजू से, जिससे सारा नमक पानी में मिल जाता है। रमा ने गुस्सा होकर राजू से कहा, मुझे नमक व पानी दोनों अलग करके दो, मुझे दोनों वापस चाहिए। तो राजू की मदद करनी है। नमक व पानी दोनों अलग करने का तरीका बताकर तुम राजू की मदद करो। तो हमने अभी ऊपर क्या पढ़ा था, नमक और पानी को वाष्पन विधि से अलग कर सकते। नमक और पानी को वाष्पन से अलग करेंगे, इससे पानी वाष्प बन जाएगा, बनकर ऊपर उठ जाएगा और नमक नीचे रह जाएगा। नंबर 2 है, फिर एक धातु की प्लेट पर बर्फ रखकर, देखिए ऐसे करेंगे, ये नमक और पानी इसमें ले लिया है केतली में और यहाँ पर पानी भाप बनकर ऊपर उड़ रहा है। अब पानी तो भाप बनकर ऊपर उड़ जाएगा, लेकिन उससे इसने कहा है कि मुझे दोनों वापस चाहिए। ये नहीं पानी को ऊपर उड़ा दो नमक चाहिए, ये नहीं है, उसे दोनों चाहिए। तो ये पानी जो है वो भाप बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक धातु की प्लेट लेंगे, उस पर बर्फ रखेंगे और वाष्प के ऊपर रखेंगे, तो संघनन विधि से वह पानी
बन जाएगा, जो वाष्प है वो पानी बन जाएगा। कैसे? यहाँ पर देखिए हमने प्लेट ले ली है, इसके ऊपर बर्फ रखती है, बर्फ से ये प्लेट ठंडी रहेगी और ये जो भाप है ये ऊपर जाएगी तो इससे टच होगी और ये भाप भी ठंडी हो जाएगी। और साइड में हमें गिलास ले लेंगे ऐसे और इसमें पानी आता जाएगा। तो इस जो पानी से भाप बनना वाष्पन विधि और वाष्प से पानी बनना संघनन विधि होता है। तो इस तरह से वाष्पन और संघनन विधि से हम नमक और पानी को अलग कर लेंगे और दोनों पदार्थ हमें प्राप्त हो जाएंगे। चित्रों की सहायता से अलग अलग होने वाले पदार्थों और पृथक्करण की विधि का नाम लिखो। तो पृथक्करण की विधि है पहले वाष्पन फिर संघनन, जिससे जल और नमक अलग हो जाता है। दूसरा है पृथक्करण की विधि। ये देखिए ये इसमें क्या है, में लोहे में रेत मिली हो सकती है तो इसको चुंबक से अलग किया जा रहा है। तो यहाँ लिखेंगे हम चुंबकीय पृथक्करण, चुंबक से अलग अलग किया जाता है उसे बोलते हैं चुंबकीय पृथक्करण। और पदार्थ कौन कौन से हैं? रेत में लोहा मिला हुआ हो सकता है या किसी भी अचुंबकीय पदार्थ में लोहा मिला होगा तो हम उसको भी इससे अलग कर सकते हैं। और तीसरा पृथक्करण की विधि ये है निष्पावन विधि। इसमें गेहूं और भूसे को अलग किया जाता है। गेहूं यहाँ पर नीचे रह जाता है क्योंकि वो भारी होता है और भूसा हल्का होता है, तो वायु द्वारा ये दूर उड़ जाता है, यहाँ पर अलग ढेरी इसकी बन जाती है या अलग उड़ जाता है। तो ये निष्पावन विधि है। पदार्थों के नाम है गेहूं और भूसा। कारण सहित उत्तर दो। क्या हम चाय पत्ती को चाय से उसी तरह अलग कर सकते हैं जिस तरह से कंकड़ या भूसे को चावल से अलग करते हैं? नहीं, कंकड़ या भूसे को चावल से अलग हस्तचयन विधि से किया जाता है, जबकि चाय पत्ती को चाय से छानना विधि से अलग किया जाता है। सही मिलान करो। कै, यहाँ पर हमने ये कै है तो देखिए यहाँ से ये जो है ये इनको इनसे मिलान करना है, इनसे। तो यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 लिख लिए हैं। गेहूं के दानों को भूसे से अलग करना, तो ये आ गया यहाँ पर निष्पावन विधि। तो 4 है तो हम कैसे हमने 4 को मिला दिया, यहाँ पर उत्तर लिख दिए हैं। करना, रेत और जल के मिश्रण से रेत के कणों को अलग करना, तो यहाँ पर आएगा अवसादन। कि थोड़ी देर छोड़ देते हैं हम जल को, रेत नीचे बैठ जाता है, तो ये अवसादन विधि होती है। तो यहाँ पर 1 है, ख से हमने 1 को मिलाया है, यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। चावल या दालों को जल में धोकर अशुद्धियों को निकालना, ये होता है निस्तारण। चावल को जब धोते हैं तो उसमें अशुद्धियां ऊपर उसमें पानी में मिक्स हो जाती हैं और पानी को निकाल दिया जाता है, उसके साथ जो अशुद्धियां वो भी निकल जाती हैं। तो यहाँ पर आएगा गै और गै के साथ आएगा 2। अब है गेहूं में से कंकड़ निकालना, तो गेहूं में से कंकड़ निकालना हस्तचयन विधि से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे घ और घ के साथ 3 आ जाएगा। और दही से मक्खन निकालना, तो यहाँ पर आएगा अड़े। और दही से मक्खन निकालना मंथन विधि से, जो रई से दही से मक्खन बनाया जाता है और दही और मक्खन को अलग कर दिया जाता है, तो ये मंथन विधि होती है। यहाँ पर भी हमने ये लिख दिए हैं, यहाँ से भी आप लिख सकते हो। क्रियाकलाप समूह में करके देखो। नीचे दी हुई चीजों को बारी बारी से पानी में मिलाओ, देखो कि क्या हो रहा है। आप अपने अनुभव को लिखो। तो ये पानी है और ये शक्कर है। पानी में शक्कर घुल जाएगी, अगर पानी में हम शक्कर मिलाएंगे, चीनी को मिलाएंगे तो वो घुल जाती है। उसके बाद पानी में नमक मिलाना है तो पानी में नमक भी घुल जाता है। उसके बाद है पानी और यह है लकड़ी का बुरादा। लकड़ी का बुरादा पानी पर तैरता है, इसमें घुलता नहीं है। उसके बाद है सरसों का तेल, पानी पर तैरता है। ये सरसों का तेल है, इसको पानी में डालेंगे तो ये पानी पर तैरता है। 4, स्कूल में जिस मटके से तुम पानी पीते हो, यदि उसमें तेज हवा चलने से रेत मिल जाए तो तुम पानी में से रेत कैसे अलग करोगे? कोई 2 तरीके बताओ। पानी को कुछ देर बिना छुए ऐसे ही रखा रहने देंगे, फिर रेत नीचे बैठ जाएगा, तब निस्तारण विधि से उसको अलग कर लेंगे। और दूसरा है किसी सूते कपड़े से पानी को छानकर भी अलग कर लिया जाएगा। प्रश्न 5 है, निम्न कथनों को पढ़कर सही गलत के निशान लगाओ, वह गलत कथनों को ठीक करके लिखो। तो क्या है, जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक न घुल सके वह उस पदार्थ का असंतृप्त विलयन होता है। नहीं, यहाँ आएगा संतृप्त विलयन, और यहाँ पर लिख देंगे हम गलत। तो ये संतृप्त यहाँ लिख दिया है, इसकी जगह लिखना है आपको यहाँ पर। है
किसी द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया गलन कहलाती है। द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पन कहा जाता है। यहाँ वाष्पन आएगा, यहाँ गलत आएगा। गै किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घुलना बंद हो जाता है। तो गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घुल जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे घुल जाता है। घुलना बंद हो जाता है के बजाय लिखेंगे हम घुल जाता है। और घ लिखेंगे जल में मिली हुई रेत को हस्तचयन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। तो यह आएगा जल में मिली हुई रेत को छानना विधि से अलग किया जाता है। छान कर उसको अलग कर सकते हैं, हस्तचयन विधि से थोड़ी कर सकते हैं, हम रेत को हाथों से थोड़ी चुनेंगे। तो ये हस्तचयन विधि गलत है। तो यहाँ तक इस पाठ की जो कार्य पुस्तिका है उसके प्रश्न उत्तर भी खत्म हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के प्रश्न उत्तर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक। कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।